ये नारा जब तक वो कुर्सी पे विराजमान न हो जाए, हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबके बीच में उनका आगमन हो चुका। एक बार जोरदार नारों से आदरणीय राजनाथ सिंह योगी जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ सिंह राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपने भाई रजनीश जी से, भाई प्रभारी जी श्री गोविंद पांडे जी, अतुल अवस्थी जी, शिवशंकर जी से निवेदन है कि मंचासीन सभी व्यक्तियों को हम सब लखनऊ के नागरिक बंधुओं की ओर से आदरणीय केसी त्यागी जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय महापौर जी, उन सभी का, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का हम अपनी मध्य विधानसभा में अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय केसी त्यागी जी से, और हमें संबोधित कर आदरणीय केसी त्यागी जी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हमारे पुराने साथी ब्रजेश पाठक जी, महानगर अध्यक्ष आनंद देवी जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, सुषमा खरनवाल जी, रजनीश गुप्ता जी, गोविंद पांडे जी, अतुल अवस्थी जी, शिवशंकर शर्मा जी, बिंदासजी कुमार जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, कन्हैया लाल जी, रमेश तूफानी जी और साथियों, हमारा और राजनाथ सिंह जी का बहुत लंबा रिश्ता है, राजनीति का भी और व्यक्तिगत भी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी के उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए बिहार से यहाँ आया हूँ। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा पुराना सहयोगी पार्टी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी तक, हम भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में उनके साथ रहे। राजनाथ सिंह जी को भी और मुझको भी गाजियाबाद से सांसद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, आज भी गाजियाबाद की जनता याद करती है कि क्यों चले आए आप गाजियाबाद से लखनऊ में। शायद लखनऊ की जनता को भी उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो यशस्वी नेतृत्व था, उनकी जो आस्थाएं थी, उनके जो प्रतिबद्धताएं थी, उनका भी एक उत्तराधिकारी होना चाहिए था। तो मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी के जो छोड़े हुए कार्यक्रम हैं, उनको पूरा करने के लिए गाजियाबाद से लखनऊ श्री राजनाथ जी का आगमन हुआ। मैं इस अवसर पर अभी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन योगी जी की प्रशंसा अगर नहीं की तो बहुत कंजूसी हो जाएगी। योगी जी, आज आप उत्तर प्रदेश के लोग, समूचे देश में आज आपके लिए एक चाहत है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं, मैं बिहार से आया हूँ अभी लौट करके,
जहाँ जहाँ आपकी सराहें हुई हैं, बड़ी सराहें हुई हैं, मैं एक बार पुनः अपनी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के लिए और राजनाथ जी को 5 लाख से जिताने की अपील करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके युवा हृदय सम्राट, हम सबके बड़े भाई आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वहां हमें अपना आशीर्वचन दे। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ लोकसभा की मध्य विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश को विकास की नई गति देने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ सांसद रहे आदरणीय केसी त्यागी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, लखनऊ के मेयर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय अपर्णा यादव जी, रजनीश गुप्ता जी, भरत डांगर जी, रमेश तूफानी जी, गोविंद पांडे जी, अतुल अवस्थी जी, शिवशंकर शर्मा जी, विंध्यवासिनी जी, गुरमीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, दाहिने बैठे हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्षदगण, सामने हमारे युवा मोर्चा की लहरें ले रही जवानी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथियों, लखनऊ लोकसभा सीट पर 20 तारीख को वोट पड़ेगा। 20 तारीख तक अपने ताकत को, अपने जोश को बरकरार रखते हुए आप सबको एक एक घर जाना है, एक एक वोट कमल पर डलवाना है और ये तय कर लेना है कि लखनऊ में 100% मतदान होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 47,000 वोटों से जीत हासिल की थी मध्य विधानसभा क्षेत्र से। तो आपके सामने एक बड़ा टास्क है, इस बार सर्वाधिक वोटों से लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों से नंबर 1 पर मध्य विधानसभा रहे, ये मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें पता है जिस ढंग से हमारे माननीय पार्षदगण, माननीय मंडल अध्यक्षगण, युवा मोर्चा की टीम ताकत लगाई है, ये सच्चाई है कि इस बार मध्य विधानसभा क्षेत्र पूरे लखनऊ में टॉप करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। अब जिनके लिए हम सब कार्यकर्ता रात दिन एक किए हैं और हमने लक्ष्य ले रखा है 5 लाख पार का, ऐसे हमारे अभिभावक, विकास पुरुष इस देश के रक्षा मंत्री जी का आशीर्वचन हमें प्रदान होने वाला है। बोलिए भारत माता की, मुट्ठी बांध के उठाइए, बोलिए राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बोलिए छोड़ दो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्रीमान केसी त्यागी जी, जनता दल यू के
अखिल भारतीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, लोकसभा संयोजक मुकेश शर्मा, सुषमा जी खरकवाल, महापौर लखनऊ श्री रजनीश जी गुप्ता, लखनऊ विधानसभा प्रत्याशी श्री गोविंद जी पांडे, प्रभारी मध्य विधानसभा श्री अतुल अवस्थी, श्री शिवशंकर जी शर्मा, श्री बिंदवासिनी कुमार, डॉक्टर गुरमीत सिंह, श्री रमेश जी तुपानी, प्रिया अपर्णा यादव, श्री भारत डागर, प्रदेश प्रवासी प्रमुख गुजरात। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों और हमारे दाहिनी तरफ मौजूद हमारे लखनऊ के सभी पार्षदगण। बहनों भाइयों, लंबे समय तक आप सबके सामने, शांत रहो, लंबे समय तक मैं खड़े होकर आप सबके सामने भाषण करने में थोड़ा मैं असमर्थ हूं कि भाई शांत रहो, शांत रहो। लंबे समय तक खड़े रहकर मैं आपके सामने भाषण नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से उतर रहा था तो थोड़ी पैर में चोट लग गई थी। इसलिए थोड़े समय ही मैं चंद शब्दों में अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त करूंगा। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विस्तार पूर्वक भाषण आप सबको सुनने को अवसर प्राप्त होगा। मेरे बहनों भाइयों, लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं बल्कि सारे देश में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। अब तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं, उन चुनाव परिणामों के माध्यम से जो कुछ भी हम सबको रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए जो 400 से अधिक सीटों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, मेरा पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। मैं अपने सारे विपक्ष के बहनों भाइयों को भी यह चुनौती देना चाहता हूं कि वह चाहें तो इसे प्रमाणित कर दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है। हमारे 1951 से जिस समय हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हमारे जो भी चुनावी घोषणा पत्र हैं उनको उठाकर कोई भी देख सकता है। हम बराबर कहते रहे 1951 में भी, संसद के दोनों सदनों में जिस दिन हमको स्पष्ट बहुमत हासिल हो जाएगा, उस समय हम यह चीजें करना चाहते हैं, उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। आपने देखा 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत के साथ कि हमारी केंद्र में सरकार बनी, हमने जो भी वादे किए थे अक्षरशः वादों को पूरा किया था। हमने कहा था ना कि धारा 370 समाप्त करेंगे जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा। बहुमत मिलने के साथ ही चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर का आज तेजी के साथ विकास हो रहा है। आतंकवादी वारदातों का जहां तक सवाल है, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा हो जहां पर की कोई बड़ी आतंकवादी वारदात न होती रही हो। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कश्मीर में 1-2 आतंकवादी वारदातों को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुई है। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, और आपने देखा कि भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे भगवान राम अब अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि भारत में अब राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती।
लोग ये कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं। मैं कहता हूं राम राज्य उस समय मैं मान लूंगा जबकि हमारे पूरे देश की जनता को यह विश्वास हो जाए कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जिस दिन यह कर्तव्य बोध, जिस दिन यह सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी लोगों के अंदर पैदा हो जाएगी, मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, गद्दी को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सिंहासन पर बैठना था। सारा विवाद जो खड़ा हुआ था वह केवल कैकेयी के कर्तव्य बोध न होने के कारण पैदा हुआ था, बल्कि अधिकार बोध पैदा होने के कारण ही यह पैदा हुआ था। शेष सभी ने अपने कर्तव्य का पालन उस समय किया था। मैं मानता हूं कि राम राज्य में उसी प्रकार का लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, एक कर्तव्य का बोध, हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति क्या बनती है, यह भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा, मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। यानी जो भी हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने उसे डंके की चोट पर किया है। मेरे बहनों भाई, भारत का जहां तक सवाल है, भारत की सारी दुनिया में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। दुनिया के दूसरे देशों में पहले भी आपको जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में भारत के प्रति क्या धारणा है। आज सारी दुनिया में भारत के प्रति यह धारणा बदली हुई आपको नजर आएगी। सारी दुनिया यह मानती है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। एक ऐसी धारणा, एक ऐसा विश्वास सारी दुनिया में हमारे देश के बारे में बना हुआ है। धन दौलत के मामले में भी 2004 से 2014 तक बराबर, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। दुनिया के सारे देश, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं कि दुनिया की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो अब भारत की है। और ये ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते भारत दुनिया के देशों में नंबर 3 पर पहुंच जाएगा। बहनों भाइयों, यानी अमेरिका और चाइना के बाद धन दौलत के मामले में दुनिया का कोई तीसरा देश होगा तो बहनों भाइयों हमारा भारत होगा। यह धारणा बनी है। लेकिन हमारी सरकार के बारे में तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम किसी भी सूरत में आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे। मैं यहां के माइनॉरिटीज को, अपने माइनॉरिटीज को भी उनसे मैं नोट करना चाहता हूं, आपके अंदर, भाई चुप रहो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको मेरे बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण किया तो इन लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, लखनऊ के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के इंटेलेक्चुअल्स इस बात के साक्षी हैं। धर्म के आधार पर इन्होंने जामिया मिलिया में, यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बावजूद यहां के माइनॉरिटीज के मन में भय पैदा करके वह समर्थन हासिल करना चाहते हैं। माइनॉरिटीज का जहां तक सवाल है, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं अल्पसंख्यक समुदाय के बहनों भाइयों से, हम आपके दिल में दहशत पैदा करके, भय पैदा करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि आपके मन में हम विश्वास और मोहब्बत पैदा करके हम आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यह हमारी प्रकृति है।
और आज भारत जिस हालात में पहुंच रहा है बहनों भाइयों, हर भारतवासी को, भले ही वह किसी भी राजनीतिक पार्टी में काम करता हो, उसके अंदर एक गौरव का भाव होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान के एक सांसद फजलुर रहमान ने भारत की संसद में बोलते हुए कहा था, आज भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर सारी दुनिया से भीख मांग रहा है। आज यह है भारत की स्थिति। उस भारत के बारे में तरह तरह की गलत धारणाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के दोस्तों से कहना चाहता हूं, सार्थक यदि राजनीति करनी है, सार्थक राजनीति झूठ बोलकर नहीं की जा सकती है। सार्थक राजनीति की जा सकती है तो सच बोलकर ही केवल सार्थक राजनीति की जा सकती है। हिम्मत है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश मत करो, जनता की नजरों में नजर डालकर राजनीति करने की कोशिश करो। बहनों भाइयों, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। आप सुनना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन लीजिए। दुनिया की बड़ी महाशक्ति अमेरिका माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के एक एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी ने एक कार्यक्रम में भाषण करते हुए यह कहा था, और अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में भी बतला दूंगा। उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य आप महसूस करना चाहते हो तो आप भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो दुनिया में कहीं मत जाओ, केवल भारत में आओ। यह विश्व की महाशक्ति जो माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति ने यह बात कही है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की मर्यादा को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। मैं यहां के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हमारी योगी आदित्यनाथ जी ने करिश्माई काम किया है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन शायद वह मैं काम नहीं कर पाया जो कि योगी जी ने करके यहां पर दिखाया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं, किसी भी राज्य का यदि हमको विकास करना है तो उस राज्य के विकास की पहली शर्त होती है, उस राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। उसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, सारे हिंदुस्तान में हो रही है बहनों भाइयों, और दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले अन्य भारतीयों में भी हो रही है। यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देना चाहते हैं, तो हमारा यह उत्तर प्रदेश हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य निर्धारित कर रखा है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी बहनों भाइयों, तो भारत को दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए विस्तार पूर्वक योगी जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जहां तक विकास का प्रश्न है, यहां का सांसद होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जब भी मैं चुनाव लड़ रहा था, उस समय भी मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। पहला चुनाव 2014 का लड़ रहा था, उस समय भी मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। गाजियाबाद में भी चुनाव लड़ा था मैं, तब भी मैंने कोई वादा नहीं किया था। बहनों भाइयों, मैं कभी वादे नहीं करता हूं। अपने राजनीतिक जीवन में कभी जनता के साथ वादे नहीं किया। बराबर जनता से ही निवेदन करता हूं, आपकी शुभकामनाएं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतर सकूं और आपकी मुराद को मैं पूरी कर सकूं। यहां पर क्या विकास कार्य हुए हैं, यहां पर क्या विकास कार्य हुए हैं, मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को स्वयं ही एहसास होगा।
और आज मैं कह सकता हूं जो भी उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ है उसमें हमारा इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को तो जाता ही है, लेकिन बहुत बड़ा सहयोग किसी ने किया है, बहुत बड़ा सहयोग दिल खोल कर किया है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं इसका श्रेय उन्हें भी देना चाहता हूं, मैं उसे भूल नहीं सकता हूं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे पैर में चोट लगी है इसलिए लंबे समय तक मैं खड़ा नहीं रह सकता। बहनों भाइयों, इसके बाद जो भी चुनाव परिणाम होंगे मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों का दर्शन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं मिलूंगा। लेकिन आप लोगों से यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं, भारत को यदि विश्व की महाशक्ति बनाना है तो एक बार सारा देश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ा हो जाए। भारत विश्व की महाशक्ति बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी और महानगर संयोजक श्री मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आश्वस्त रहिए कि अब की लखनऊ 5 लाख पार की जीत सुनिश्चित करने जा रहा है हमारे अभिभावक की। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं, जिसके लिए कोई भी शब्दों का चयन करना अतिशयोक्ति होगी, परम पूज्य आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय केसी त्यागी जी, विधान परिषद सदस्य लोकसभा के संयोजक श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, अध्यक्ष यायागंज गुरुद्वारा डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण और भारी संख्या में उपस्थित आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और 4 चरणों की आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर इस प्रकार से पड़ी है कि अब उनको इसके लिए भी झूठ बोलने के लिए भी सहारा लेना पड़ रहा है। आज सुबह ही मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता सुन रहा था। वे दोनों कह रहे थे कि साहब हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों दलों से कि कौन सी उनकी विचारधारा है, कौन सी आखिर उनकी विचारधारा है। उन लोगों ने हमेशा देश के अंदर विभाजन की राजनीति की है। भारत के विभाजन का मामला रहा 1947 में,
या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने कभी समाज को क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर बांटा, और आज जब उनके पास कोई आधार नहीं बचा तो बहनों और भाइयों, अब इन्होंने भारत की आस्था पर भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों दलों का तो इतिहास ही इस बात के लिए कलंकित है। इन दोनों दलों ने जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, देश के अंदर एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही और 6 दशक के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान आज कांग्रेस के नेता देश की जनता के सामने ये कहने की स्थिति में नहीं है कि इन्होंने फलाने कार्य देश को किए हैं, बिना भेदभाव के उन्होंने ये कार्यक्रम चलाए हैं, और नहीं समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं वे इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमने विकास के कार्य कराए। बहनों और भाइयों, जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद के हवाले देश को किया। जब इनको मौका मिला, देश के अंदर नक्सलवाद का व्यापक प्रसार हुआ। जब इनको अवसर प्राप्त हुआ, कोई राम को नकारता था और कोई राम भक्तों पर गोली चलाता था। बहनों और भाइयों, ये पूरा चुनाव अगर सही मायने में आप देखें तो 4 चरणों के चुनाव, अब तक जिस प्रकार की लहर देश के अंदर है, ये चुनाव बोलता है, पूरे देश के स्वर में एक साथ अपना स्वर मिलाकर के बोलता है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। 3 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। उससे विचलित विपक्ष अब बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गया है। और जब भारत के अंदर जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है, तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे। एक भारत है जिसने कोरोना कालखंड में जो अपनी योजना चालू की, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की सुविधा, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और दूसरा पाकिस्तान है, 23 से 24 करोड़ की आबादी कैसे भूखों मर रही है। पिछले 1 सप्ताह से वहां पर हो रहा उपद्रव इस बात का साक्षी है कि 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए सड़कों पर छीना झपटी हो रही है, मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। ये पाकिस्तान को वहां के नेताओं ने कहां पहुंचा दिया। और उस पाकिस्तान का राग अलापने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। तो हमने कहा क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? ऐसी हरकतें करते हैं। वकालत भी किसकी करते हैं? केवल एक लक्ष्य है कि मोदी जी ने भारत के हालात को बदला है। 10 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन करवाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आज पूरा भारत देख रहा है, जिस भारत ने 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया है,
नक्सलवाद और आतंकवाद पर नकेल कसी है। जिस भारत में विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य हो रहे हैं, नई नई ट्रेन चल रही है, चाहे वह अमृत भारत ट्रेन हो, चाहे वह नमो भारत ट्रेन हो, और चाहे वह ट्रेन की वह नई व्यवस्था जिसको आज आप वर्ल्ड क्लास रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आप कह सकते हैं कि हम भी दुनिया के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, एक्सप्रेसवे हो या मेट्रो, एम्स हो, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना हो, या फिर भारत के विकास के लिए तेजी के साथ उभरता हुआ भारत का शहरीकरण का एक नया ढांचा, केवल अब यूथ ही स्मार्ट नहीं होगा, सिटी भी स्मार्ट होगी। लखनऊ सिटी हमारी स्मार्ट सिटी बन चुकी है। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर, 5 लाख रुपए की वो स्वास्थ्य का उपचार कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके कर सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि किसी ने आयुष्मान का कार्ड नहीं बनाया, बीमार हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, तो हम कहते हैं कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी या पीड़ित स्वयं भी हमें पत्र लिख देता है कि फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार नहीं करा रहा है, तो हम उसको कहते हैं जनधन अकाउंट क्या है उसका, और जनधन अकाउंट का भेज करके मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूं, जाओ उपचार कराओ, सरकार आपके पास साथ में है। बहनों और भाइयों, ये 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट का सौगात किसने दिया? 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनाने का काम हो, या स्वस्थ ईंधन के रूप में 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, और यूपी में तो होली और दीपावली को हमने फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये वही यूपी है जिस यूपी में समाजवादी पार्टी में नारा लगता था, जो प्लॉट खाली है उस प्लॉट पर उनका कब्जा होता था, उनके गुंडे कब्जे कर देते थे। और अब तो मोदी जी के शासन में 4 करोड़ गरीबों को अब तक आवास मिल गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, जितने भी बाकी बचे हुए गरीब होंगे उन सबको एक एक आवास उपलब्ध होगा, अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, भारत के हित के लिए अगर एक प्रधान है तो एक विधान भी होगा। समान नागरिक कानून भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, यह भी संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। बहनों और भाइयों, ये जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की है या विकास की योजनाओं को लाए हैं, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया? क्या किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा विशेष कोई प्राथमिकता दी गई? नहीं। ये तो देश के अंदर एक ही मंत्र के आधार पर एक कार्य हुए, और वो मंत्र था सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास। आज देश का मंत्र बन गया है। इस सब के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि हमें सब विकास दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहनों और भाइयों, जिसके पास रोशनी है, जिसके पास आंखें हैं, वह तो देख सकता है, लेकिन आंखें होते हुए न देखने का जो ढोंग कर रहा है ना, उसको भगवान भी नहीं दिखा सकता है। मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं एक बात, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, एक तो ये झूठ का पुलिंदा है, दूसरा इनका जो घोषणा पत्र है ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र का एक दस्तावेज है। कांग्रेस कहती है, इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वह आएगी, एक झटके में गरीबी हटा देगी। राहुल गांधी से जब पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा
कि भाई कैसे आप एक झटके में हटाएंगे गरीबी। उसने कहा हटा देंगे। यानी जो नारा दादी देती थी 1970 में, आज 54 वर्ष के बाद भी पोता वही नारा रट रहा है, गरीबी हटा देंगे। वे चाहते ही नहीं गरीबी सचमुच हटे। अरे मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, अपना आंकड़ा भी तो प्रस्तुत करो। 60 वर्ष में क्या किए हो? क्या देश का बेड़ा गर्क कर दे हो? और अब बोल रहे एक झटके में हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, वेल्थ इमरजेंसी लागू करेंगे। क्योंकि इमरजेंसी और कांग्रेस ये दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है इमरजेंसी। आपकी सर्वे, आपके बाप दादों की कमाई, और कांग्रेस कह रही है कि हम उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे। औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है, और औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस करके विरासत टैक्स लगा करके आपकी संपत्ति को फिर ये बंदर बांट करने का काम करेंगे, बांट देंगे, दूसरे को दे देंगे। कांग्रेसी गुंडे, सपाई गुंडे उस पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ झूठ का भी एक सीमा होती है, एक सीमा होती है। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी पिछले 10 वर्ष से पहले देश के गृह मंत्री थे, आज देश के रक्षा मंत्री हैं। देश के अंदर संविधान का सम्मान करते हुए आपने देखा होगा, नई संसद बनी, मोदी जी अपने सिर पर संसद में संविधान की प्रति लेकर के गए, और देश के नए संसद में उन्होंने पहले वहां पर देश की संसद भवन में सबसे पहला काम कुछ किया तो भारत के संविधान की प्रति, जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हस्ताक्षर है, संविधान के निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं, उन सभी प्रतियों, उस प्रति को सबसे पहले संसद भवन में रखा गया। भारत ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ का निर्माण तब किया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आज कांग्रेस क्या कहती है? झूठ बोलती है, कहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भाजपा आएगी, भाजपा आएगी तो ये क्या कहती है कि भाजपा संविधान बदल देगी। आप मुझे बताओ, अरे हम संविधान की शपथ खाते हैं, हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मजबूती दी और वह हक उन तक पहुंचाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रतिबद्धता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास इस मामले में कालिक से पुता हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस की सरकार जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी कांग्रेस ने गठित की थी। उसने कहा था अनुसूचित जाति, उसने कहा था पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ में से कुछ हिस्सा काट करके उसको दूसरों को दे दिया जाए। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर विरोध नहीं करती तो कांग्रेस सफल हो जाती। ऐसे ही फिर उन्होंने राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की और उस कमेटी से रिपोर्ट क्या ली कि कुछ मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था देश के विभाजन का जो आधार बना हो वो हमें देश के अंदर फिर से नहीं होने देना है। और जो लोग पहले पाप कर रहे थे वे लोग आज भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, आज आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके काले कारनामे, अपने कारनामों की चर्चा नहीं करते, केवल गुमराह करने का काम करते हैं। और इसीलिए जब जनता जनार्दन उनको सुनने को तैयार नहीं, तो अब केवल जाकर के कहीं भी जाते हैं, केवल प्रेस वार्ता करके फिर अगले स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज मैं आया हूं आपके सामने, ये लखनऊ में आपका सौभाग्य है। श्रद्धेय अटल जी ने लखनऊ के बारे में जो सोचा था, लखनऊ के बारे में जो उनकी परिकल्पना थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 10 वर्ष के अंदर लखनऊ को वह सब कुछ देने का कार्य किया।
आज लखनऊ में जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, लखनऊ एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुई है। लखनऊ के अंदर अगर आपको देखना है, आज मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना माननीय राजनाथ सिंह जी के कहने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में हम लोगों ने स्थापित की। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हुआ है और उसमें सत्र भी प्रारंभ हो चुका है। बहनों और भाइयों, आज लखनऊ में यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए मेट्रो भी संचालित है और फेज सेकंड के कार्य की भी स्वीकृति सरकार ने उसे अपनी दे दी है, जिससे आगे पूरे लखनऊ के अंदर इसका विस्तार होगा। लखनऊ के अंदर अब हम नाइट सफारी भी बना रहे हैं कुकरेल के पास, बेहतरीन नाइट सफारी पर्यटन के एक हब के रूप में लखनऊ को नया पहचान दिलाने वाला है। लखनऊ के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है। बहनों और भाइयों, ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमाएं स्थापित करते हुए एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उसको विकसित करने का काम इसी लखनऊ में हो रहा है। ये लखनऊ में आज ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है और लखनऊ में आज किसान पथ का भी निर्माण हो चुका है। याद करिए, लखनऊ की यातायात की रीढ़ बन चुका सही पथ तब बना था जब भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी थे और आज किसान पथ की सौगात भी उन्होंने लखनऊ वासियों को दी है। बहनों और भाइयों, लखनऊ के अंदर विकास के लिए केवल ये विकास के काम ही नहीं हुए हैं। लखनऊ के बारे में कोई सोचता था कि लखनऊ की चिकनकारी वैश्विक मंच पर धमाका धूम मचाएगी? आज लखनऊ की यह परंपरागत उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जीआई टैग भी हुई है और दुनिया के अंदर धूम भी मचा रही है। और आज यही लखनऊ है, यही लखनऊ है जिस लखनऊ के बारे में कहते थे ना कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है। यहां के एयरपोर्ट की चर्चा आज दुनिया में हो रही है और चर्चा ही नहीं हो रही है, अब यहां लखनऊ में बनने वाला माननीय राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री के रूप में जो ब्रह्मोस मिसाइल यहां की बनाई है, जब वह बहनों और भाइयों वो मिसाइल जब भारत की सीमा पे गरजती है तो पाकिस्तान समेत दुश्मन की पैंटें भी गीली होती हुई दिखाई देती है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय का भारत नहीं है। उनके समय कोई आतंकी घटना घटित होती थी, इनके नेता क्या बोलते थे? वो तो सीमा पार का आतंकवादी है, सीमा पार के आतंकवादी है, सीमा पार का हाथ है। अरे आज वो सीमाएं सब समाप्त। अब अगर किसी ने दुस्साहस किया तो इतना दम है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के जवान करते हैं और दुश्मन को उसकी माद में घुस करके मारते हैं। एक और नया भारत और दूसरी तरफ श्रेष्ठ भारत है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होता है। अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना वर्तमान पीढ़ी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई विषय ही नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप वर्तमान और भावी पीढ़ी को कहने की स्थिति में हैं कि जब हम लोगों को अवसर मिला, हमने सही जगह अपने वोट का लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया, तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार के कारण हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान करा दिया। ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है।
ये सच है, मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, इसके वास्तविक हकदार आप हैं, श्रेय लेने के वास्तविक अधिकारी आप हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कमल निशान पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के हाथों को मजबूत करता है, मोदी जी को मजबूती देता है। और जब एक मजबूत सरकार होती है, ऐसे ही वह परिवर्तन ला करके दिखाती है, जो परिवर्तन अयोध्या में आई है। आप वर्तमान पीढ़ी को कह सकते हैं कि देखो ये काम हमने किया है। और बहनों और भाइयों, लोग तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन परलोक जाने पर अपने पूर्वजों को ही बता पाएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके आए हैं हम लोग। अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आए हैं हम लोग, और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन जब भी हुआ है, यह देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी खतरनाक हुआ है। और इसीलिए प्रदेश ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में इस गठबंधन को पूरी तरह नकारा है, पूरी तरह नकारा है। क्योंकि मालूम है, इनकी संवेदना राम भक्तों के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना भारत के गरीब के प्रति नहीं है, बेटी और व्यापारी के प्रति नहीं है, समाज के सामान्य नागरिकों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में ये तमंचे पकड़वाते थे। और आपके सांसद ने तो लखनऊ को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, ब्रह्मोस मिसाइल जो देश की सुरक्षा कर रही है। आज हम लोग 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट देने वाला, लेने वाला नौजवान स्मार्ट नौजवान बनेगा और मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनेगा। और उसी सारथी बनाने के लिए हम सब आए हैं लखनऊ वासियों के पास, आपसे कहने के लिए कोई संदेह नहीं। देश के अंदर 2 सीटों पर किसी को संदेह नहीं। हर व्यक्ति जानता है कि काशी में मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, रिकॉर्ड भी ऐसे होना चाहिए, रिकॉर्ड भी ऐसे होना चाहिए जैसे लखनऊ के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। रिकॉर्ड भी ऐसे होना चाहिए जैसे किसान पथ बना है, जैसे मेट्रो की सुविधा मिली है, जैसे आपको स्मार्ट सिटी मिली है। और उस स्पीड के साथ ये रिकॉर्ड बढ़ना चाहिए जिस स्पीड के साथ बुलेट जैसी स्पीड ब्रह्मोस मिसाइल की है, वही स्पीड आपके वोट की रफ्तार को बढ़ाने की लखनऊ के अंदर होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, इसके लिए आप सबको, मैं तो लखनऊ वासियों से कहूंगा कि बहनों और भाइयों, भारत का इतना बड़ा नेता जिन्होंने भारत के सड़क परिवहन मंत्री के रूप में, भारत के कृषि मंत्री के रूप में, भारत के गृह मंत्री के रूप में और आज भारत के रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इतना बड़ा नेता आपके पास बार बार आए। मेरा मानना है कि लखनऊ वासियों को कहना चाहिए कि माननीय राजनाथ सिंह जी, आपको पूरे देश के अंदर देखना है। आपके आंध्र प्रदेश में चोटिल होने के बाद भी आप लखनऊ के पास अपनी जनता जनार्दन के बीच में है, लेकिन जनता जनार्दन आपके चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं लेगी। और मैं लखनऊ वासियों से कहूंगा, हम सब आश्वस्त करें माननीय राजनाथ सिंह जी को कि लखनऊ वासी स्वयं देखेंगे चुनाव को, एक एक बूथ को संभालेंगे 20